अमीर गरीब दोस्त। ये कहानी है दो दोस्तों की। राजपुर गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम था मुकेश और दूसरे का चंदन। दोनों पड़ोसी थे, इसीलिए बचपन से ही दोनों जिगरी दोस्त थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुकेश बचपन से ही पढ़ने में अच्छा था, जबकि चंदन को चित्रकारी का बहुत शौक था। वो पूरे दिन सुंदर सुंदर चित्र बनाता रहता और फिर मुकेश को दिखाता। वहीं मुकेश पढ़ाई में चंदन की मदद करता। दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में होते थे। एक दिन गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलते वक्त मुकेश को पैर में चोट लग गई। चंदन थोड़ी ही दूर अपनी कॉपी में चित्र बनाने में मगन था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान मुकेश की तरफ गया, वो दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और बोला, मुकेश, क्या हुआ? तुझे चोट कैसे लगी? ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा था ना कि मेरे साथ खेल ले, पर तुझे तो अपना चित्र बनाने में ज्यादा मजा आ रहा था। अब क्या देखने आया है? जा यहां से। नहीं नहीं मुकेश, ऐसा मत बोल। मैं बस थोड़ी देर में ही आ रहा था तेरे साथ खेलने। मुझे क्या पता था कि... इतना कहते ही चंदन रोने लगता है। मुकेश को बुरा लगता है। वो चंदन के आंसू पोंछते हुए कहता है, अरे पगले, मैं तो मजाक कर रहा था। मुकेश चंदन को गले लगा लेता है। फिर चंदन मुकेश को घर लेकर आता है और उसकी चोट ठीक होने तक उसका पूरा ख्याल रखता है। दोनों की दोस्ती वक्त के साथ और गहरी होती गई। दोनों बड़े हो गए। पढ़ाई के बाद अब दोनों अपने लिए नौकरी तलाशने लगे, लेकिन दोनों ही चाहते थे कि उन्हें एक साथ ही काम मिले। चंदन को शहर में कपड़ा बनाने वाली एक फैक्ट्री के बारे में पता चलता है। वो मुकेश को अपने साथ लेकर शहर जाता है। फैक्ट्री का मालिक दोनों को नौकरी पर रख लेता है। चंदन कपड़ों के लिए सुंदर सुंदर डिजाइन बनाकर देता, जो फैक्ट्री मालिक को बहुत ज्यादा पसंद आते। सब चंदन की तारीफ करते, जबकि मुकेश पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। मुकेश को ये बात खटकने लगी। धीरे धीरे वो चंदन से चिढ़ने लगा। ये बात उसके बर्ताव में दिखने लगी थी। एक दिन चंदन मुकेश से कहता है, मुकेश, जरा देख तो, ये डिजाइन कैसा है? सबको पसंद आएगा ना? हाँ हाँ, तेरा काम तो सबको पसंद आता ही है। फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है? क्या हुआ भाई, कुछ परेशान है क्या? या फिर मुझसे नाराज है? हाँ, नाराज हूं, क्योंकि तू हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। तुझे अच्छे डिजाइन बनाने आते हैं तो तू यहां पर आ जाता। मुझे अपने साथ लेकर क्यों आया? ये क्या बोल रहा है यार मुकेश? मैं तो तेरे भले के लिए... हाँ हाँ, सब जानता हूं मैं कि कितना भला चाहता है तू मेरा। मुकेश नाराज होकर वहां से चला जाता है। चंदन को उसका ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता। फिर भी वो शिकायत करने की बजाय मुकेश को मनाने में ही लगा रहा। उसने कई बार मुकेश से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुकेश नहीं माना, बल्कि अब वो किराए पर अलग कमरा लेकर रहने लगा। मुकेश ने फैसला किया कि अब वो भी अपनी काबिलियत चंदन को दिखाकर रहेगा। उसने फैक्ट्री के मैनेजर की जी हुजूरी करना शुरू कर दिया। पढ़ाई लिखाई में तो वो पहले से ही अच्छा था। बहुत जल्दी उसने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब और मैनेजर के सारे काम को समझ लिया। मैनेजर भी उस पर भरोसा करने लगा, जिससे मुकेश की तरक्की होने लगी। अब वो चंदन के साथ नहीं, बल्कि फैक्ट्री के मैनेजर के साथ काम करने लगा। चंदन दिल का बहुत अच्छा था। उसे मुकेश की इस तरक्की से बहुत खुशी हो रही थी। हालांकि कई बार मुकेश को मैनेजर की चापलूसी करते देख उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब मुकेश खाना खा रहा था, तब चंदन उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, मुकेश, कैसा है मेरा दोस्त? तू तो देख ही रहा है कि कैसा हूं। मैनेजर साहब को मेरा काम बहुत पसंद है, बहुत तारीफ करते हैं मेरी। जानता हूं, देखा है मैंने। लेकिन मेरे भाई, तुझे नहीं लगता कि तरक्की का जो रास्ता तूने चुना है वो सही नहीं है? हाँ हाँ, तुझे मेरा तरीका सही क्यों लगेगा? तुझसे ज्यादा जो कमाने लग गया हूं ना, तुझसे ज्यादा तारीफ होने लगी है मेरी। तू जलता है मेरी तरक्की से। नहीं मुकेश, तू गलत समझ रहा है यार। मैं तो बस... मुकेश वहां से उठकर चला जाता है। चंदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन तय कर लेता है कि अब वो मुकेश को समझाने की कोशिश नहीं करेगा। मुकेश अपनी तरक्की से खुश तो था, लेकिन अब वो और आगे बढ़ना चाहता था। वो मैनेजर के सामने उसकी चापलूसी करता और दूसरी तरफ उसी के खिलाफ फैक्ट्री के मालिक के कान भरने लगा।
फैक्ट्री मालिक जुगल किशोर धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगा और कुछ ही दिनों बाद उसने अपने पुराने मैनेजर को हटाकर मुकेश को अपनी फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। अब तो मुकेश का दिमाग 7वें आसमान पर था। वो सभी कारीगरों से बहुत बुरा बर्ताव करने लगा। खास तौर पर चंदन को डांटने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ता था। एक दिन जब चंदन अपना डिजाइन लेकर उसके पास पहुंचा तो उसने उस डिजाइन को उसके सामने ही फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया और उससे बोला, चंदन, अब पुराने दिन चले गए जब तुम्हारे बेकार डिजाइन सबको पसंद आते थे। मैंने बाहर से डिजाइनर बुलवाए हैं। तुम ऐसा करो, ये काम छोड़कर सिलाई वाला काम करो। अब ये क्या कह रहे हो मुकेश? मुकेश नहीं, सर कहो। मैनेजर हूं मैं इस फैक्ट्री का, और तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी नौकरी अब मेरे हाथों में ही है, इसलिए जरा अदब से बात करोगे तो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। चंदन कुछ देर तक मुकेश को देखता रहता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही मुकेश है जो बचपन में उस पर जान छिड़कता था। चंदन उदास होकर वहां से चला जाता है। मुकेश ने न सिर्फ चंदन का काम बदल दिया था, बल्कि उसकी तनख्वाह भी पहले से कम कर दी थी। चंदन की माली हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है, लेकिन वो फिर भी शिकायत नहीं करता। उधर मुकेश की ख्वाहिशें समय के साथ बढ़ती जा रही थी। उसने मैनेजर के बाद अब फैक्ट्री मालिक को भी धोखा देने का मन बना लिया था। उसने धीरे धीरे उन लोगों को भरोसे में लिया जिन्होंने जुगल किशोर की फैक्ट्री में अपना पैसा लगाया हुआ था। फिर उसके कई कारीगरों को भी अपने साथ जोड़ लिया। जुगल किशोर की फैक्ट्री धीरे धीरे नुकसान में जाने लगी और फिर एक दिन अचानक उसने जुगल किशोर को अपना इस्तीफा दे दिया। जुगल किशोर ने चौंकते हुए पूछा, ये क्या है मुकेश? फैक्ट्री पहले से ही नुकसान में है, ऐसे में तुम भी चले जाओगे तो मैं कैसे बचा पाऊंगा ये फैक्ट्री? नहीं, तुम नौकरी नहीं छोड़ सकते। मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? मेरी परेशानी यह है कि अब मुझे नौकर नहीं, मालिक बनना है। आपके सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स अब मेरे साथ हैं। मैं नई फैक्ट्री खोल रहा हूं। आपको बुलाऊंगा उद्घाटन पर, आइएगा जरूर। मुकेश वहां से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। जुगल किशोर समझ जाता है कि मुकेश ने उसे धोखा दिया है। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। जाते हुए मुकेश को चंदन दिखाई दिया, लेकिन घमंड में चूर मुकेश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और वहां से चला गया। फैक्ट्री के बहुत से कारीगर मुकेश के साथ उसकी फैक्ट्री में काम करने चले गए, लेकिन चंदन ने जुगल किशोर का साथ देने का फैसला किया। वो जुगल किशोर के पास गया तो देखा कि वो अपने केबिन में सिर पकड़े बैठा था। चंदन ने जुगल किशोर से कहा, सर आप परेशान मत होइए, मुकेश ने आपको धोखा दिया है। मैं सब जानता हूं, मैं आपके साथ हूं। शुक्रिया चंदन, लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुकेश को तो तुम ही लेकर आए थे ना अपने साथ। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं चाहकर भी अपनी फैक्ट्री को डूबने से नहीं बचा सकता। नहीं सर, मैं जिस मुकेश को अपने साथ लाया था वो ये नहीं, मेरा जिगरी दोस्त था। ये तो कोई और है जिसे सिर्फ तरक्की चाहिए। उसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार है। लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। जुगल किशोर चंदन की बात पर भरोसा कर लेता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। उधर मुकेश कामयाबी के नशे में चूर था। उसने बड़ी धूमधाम से अपनी नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उसे ये गुमान हो गया था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। वहीं चंदन और जुगल किशोर की हालत बहुत खराब थी। लाख कोशिशों के बाद भी जुगल किशोर की फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन फिर भी चंदन ने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपने हुनर पर पूरा भरोसा था। चंदन ने दूसरे शहर जाकर फिर से नौकरी शुरू की। अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। जुगल किशोर की फैक्ट्री में कई साल काम करने के बाद उसके हाथों का हुनर और निखर गया था। वो पूरी लगन से डिजाइन तैयार करता और पूरी मेहनत से उन्हें कपड़े पर उतार देता। धीरे धीरे उसका नाम होने लगा। ऐसे ही 2 साल गुजर गए। उधर मुकेश पर से कामयाबी का नशा अब उतरने लगा था, क्योंकि मेहनत का साथ तो उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। जिस तरह वो धोखाधड़ी से लोगों को अपने साथ लाया था, जल्दी ही वही लोग उसे छोड़कर जाने लगे, क्योंकि मुकेश की फैक्ट्री को फायदा नहीं हो रहा था। उसके पास जान पहचान और जुगाड़ तो था, लेकिन मेहनती और हुनरमंद लोगों की कमी थी। धीरे धीरे उसकी फैक्ट्री नुकसान में जाने लगी।
उसे परेशान देखकर एक दिन उसके मैनेजर ने उससे कहा, सर आपकी परेशानी का एक हल है मेरे पास। हाँ, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। अब देखिए सर, मुझे लगता है हमारी फैक्ट्री में बने कपड़े के डिजाइन लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं सर। पास ही के शहर में एक डिजाइनर का बड़ा नाम है, सुना है कि उनके साथ काम करने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। अगर वो हमारे लिए काम करने को मान जाएं, तो हमारा काम बन सकता है सर। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है तो जल्दी ही मेरी मीटिंग फिक्स करो। मैं कल ही मिलूंगा उस डिजाइनर से। अगले दिन मुकेश अपने मैनेजर के साथ उस डिजाइनर के ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस बहुत आलीशान था। मुकेश घबराते हुए अपने मैनेजर से कहता है, अरे ये तुम कहां ले आए हो राजीव? बहुत बड़ा डिजाइनर लगता है ये तो। ऑफिस देखकर ही पता चलता है। और अपनी फैक्ट्री की हालत तो अब सब जानते ही हैं, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। अरे सर आप टेंशन मत लीजिए सर, मैंने फोन पर बात की है। बातचीत से तो बहुत सुलझे हुए लग रहे थे। बाकी मैंने और लोगों से भी पता किया है, वो भले इंसान हैं और आपकी मदद जरूर करेंगे। अब अच्छी बात है, तो चलो। मुकेश के मैनेजर ने मिलने का वक्त तय किया हुआ था, फिर भी उन्हें काफी इंतजार करना पड़ रहा था। मुकेश को यह सब बहुत खल रहा था, लेकिन वो मजबूर था। ये डिजाइनर ही उसकी आखिरी उम्मीद था। करीब 3 घंटों तक इंतजार करने के बाद जब मुकेश उस मशहूर डिजाइनर से रूबरू हुआ तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मशहूर डिजाइनर और कोई नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त चंदन था। चंदन के साथ जुगल किशोर भी था। उन दोनों ने मिलकर नया बिजनेस शुरू किया था। चंदन डिजाइनर था और जुगल किशोर उस बिजनेस को चलाता था। मुकेश के मैनेजर ने मीटिंग शुरू करवाई, लेकिन काफी देर हो गई। मुकेश कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आखिर में चंदन ने ही बात शुरू की। हाँ तो बताइए मुकेश जी, मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी? मुकेश कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। किस्मत उसे फिर चंदन के सामने ले आई थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसका घमंड अब चूर चूर हो चुका था। वो हाथ जोड़कर चंदन से बोला, चंदन मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, पर मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने तेरे जैसे दोस्त को पाकर भी खो दिया। अब तो मेरी मदद भगवान भी नहीं कर सकते। चंदन अपनी कुर्सी से उठकर मुकेश के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। फिर जुगल किशोर की तरफ देखकर कहता है, सर आज मुझे मेरा दोस्त मुकेश दिखाई दे रहा है, जो मेरा यार था, मेरे बचपन का दोस्त, जिसके साथ पहली बार मैं अपने गांव से बाहर निकला था। शहर की चकाचौंध ने उसे मुझसे दूर कर दिया था, पर आज फिर से वो मेरे साथ है। मुझे इसकी मदद करनी होगी सर। जुगल किशोर मुस्कुराकर उसे इजाजत दे देता है। अब चंदन पूरी लगन के साथ मुकेश की फैक्ट्री के लिए कपड़े डिजाइन करता है और मुकेश की फैक्ट्री डूबने से बच जाती है। मुकेश अब बदल गया था। उसे समझ आ गया था कि मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है और सच्चे दोस्त की दोस्ती सबसे ज्यादा कीमती होती है। अमीर गरीब बहनें। माला और सीता बहनें थीं। माला बड़ी थी और सीता छोटी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। एक दूसरे के बिना दोनों का एक पल भी गुजारा नहीं था। माँ, ओ माँ, ये सीता कब आएगी मामा जी के यहाँ से? आ जाएगी, अगले हफ्ते उसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिर आ जाएगी। ओफो माँ, मैं भी चली जाऊं क्या मामा जी के यहाँ? मुझे सीता की बहुत याद आ रही है। नहीं, कोई जरूरत नहीं। तू वहां गई तो सीता अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगी। दोनों सारा दिन बतियाती रहोगी बस। वैसे काम क्या है तुझे सीता से? काम तो कुछ नहीं है, बस उसकी याद आ रही है। चल पगली, तार जैसी बड़ी हो गई है, लेकिन बचपना नहीं गया तेरा। जल्दी ही शादी हो जाएगी तेरी, तो क्या सीता को भी दहेज में लेकर जाएगी क्या? हाँ हाँ, ले जाऊंगी, उसमें क्या बात है। माला भले ही उम्र में बड़ी थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई को लेकर सीता ज्यादा मेहनती थी। माला ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, जबकि सीता शहर के कॉलेज से प्राइवेट पढ़ाई कर रही थी। पूरा साल वो गांव में ही रहती थी, फिर एग्जाम के लिए अपने मामा के घर चली जाती थी, जो शहर में ही रहते थे। अपने एग्जाम देकर सीता कुछ ही दिनों में वापस घर लौट आई। उसे देखते ही माला खुश हो गई और उसके गले लगते हुए बोली,
सीता तू आ गई, चल मेरे हाथों में मेहंदी लगा दे जल्दी से। हाँ हाँ लगाती हूँ दीदी, जरा बैठने तो दो। पता है दीदी, मेरे सारे एग्जाम बहुत अच्छे गए। अच्छी बात है। वैसे तू बेकार में ही कॉलेज वॉलेज के चक्कर में पड़ी है। तुझे कुछ करना ही है तो मीना दीदी से ब्यूटी पार्लर का काम सीख ले यहीं रहकर। आगे चलकर खुद के काम भी आएगा और दूसरों के भी। नहीं दीदी, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। आपको तो सजने संवरने का बड़ा शौक है, आप क्यों नहीं सीख रही? छोड़ ना, मैं इतनी टेंशन नहीं लेती। वैसे भी रितेश से 1-2 साल में मेरी शादी हो ही जाएगी। वो कितना अमीर है तुझे तो पता ही है ना। फिर मुझे कुछ सीखने की या फिर काम करने की क्या जरूरत? नहीं दीदी, खुद कमाने की बात ही अलग होती है, और वैसे भी बुरे वक्त के लिए। बस अब चुप कर सीता, मेरा कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। मेरा रितेश मुझे रानी बनाकर रखेगा हमेशा, समझी तू? माला जिस रितेश की बात कर रही थी वो उसके पिता के दोस्त का बेटा था, जिसके साथ उसका रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था। रितेश और उसका परिवार शहर में रहने लगे थे और वो लोग अच्छे खासे अमीर थे। रितेश के पिता का अपना बिजनेस था जिसे अब रितेश ही संभाल रहा था। यही वजह थी कि माला को अपने भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया और माला की शादी रितेश से हो गई। माला बहुत खुश थी। अपनी विदाई के समय वो सीता से बोली, सीता, ये कभी मत सोचना कि मैं बड़े घर जा रही हूं तो तुझे भूल जाऊंगी। तू मेरी जान है, समझी ना? हाँ दीदी, मैं जानती हूं। दोनों बहनें गले लगती हैं और फिर माला अपने ससुराल चली जाती है। उसने सीता से कह तो दिया था कि वो कभी नहीं बदलेगी, लेकिन वो अपनी बात पर खरी नहीं उतर पाई। शादी के कुछ महीनों बाद, दीदी कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, कब आओगी यहां? सीता, तू तो जानती है ना ये कितने बिजी रहते हैं, इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और मेरा ऐसे अकेले आना अच्छा थोड़ी ही लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता? ये तुम्हारा घर है, जीजा जी के पास टाइम नहीं है तो तुम चली आओ। तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। बस कर सीता, बच्चों जैसी बातें मत कर। वैसे तेरे रिश्ते की भी तो बात चल रही है ना, क्या सीन है, कौन लोग हैं, कहां से हैं? दीदी, वो मैंने सोचा था कि तुम्हें मिलकर ही बताऊंगी। दरअसल उनका नाम अभिजीत है, जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ वो वहीं पर पढ़ाते हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हे भगवान, तेरा दिमाग खराब है क्या सीता? उस स्कूल में पढ़ाता है? फिर तो मुझे अंदाजा हो गया कि वो क्या कमाता होगा। अरे तुझे खुद ही किसी को पसंद करना था तो किसी अमीर लड़के को पसंद करती। ये किसके चक्कर में फंस गई? देख, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तेरे लिए रिश्ता बताऊंगी हमारी रिश्तेदारी में। ना दीदी, मैं अभिजीत से प्यार करती हूँ। मैंने उनकी सीरत देखी है, उनका पैसा नहीं। वो बहुत अच्छे हैं। वैसे भी शादी के बाद हम दोनों मिलकर कमाएंगे। उनके परिवार को मेरे जॉब करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके साथ हमेशा खुश रहूंगी। क्या खाक खुश रहेगी तू, जब खर्च के लिए पैसे ही नहीं होंगे तो? देख सीता, मैं तेरी बड़ी बहन हूं, तेरे भले के लिए कह रही हूं। दीदी, अब सारी बातें हो चुकी हैं। माँ बाबा को भी अभिजीत पसंद है, उनके परिवार ने भी मुझे पसंद कर लिया है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती और मुझे ऐसा करना भी नहीं है। ठीक है, जब तूने खुद कुएं में कूदने की ठान ली है तो मैं क्या कहूं तुझसे। चल, अब फोन रखती हूं मैं। सीता को उम्मीद थी कि माला उसकी खुशी में खुश होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जल्द ही सीता की शादी अभिजीत से हो गई। फिर एक दिन, हेलो दीदी, कैसी हो? मैं अच्छी हूं, तू सुना? अच्छी हूं दीदी, हमारे घर में कल सत्यनारायण भगवान की पूजा है। आपको और जीजा जी को आना ही है। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है ना? लेकिन ये तो बाहर गए हुए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन दीदी तुम जरूर आना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी इस बार। माला सीता को मना नहीं कर पाती। वो सीता के घर पूजा के लिए आ जाती है। आओ दीदी। सीता, यहां रहती है तू? ये घर तो कितना छोटा है, कितनी परेशानी हुई मुझे पहुंचने में। पता है तुझे, ड्राइवर भी चिढ़ गया मेरा, इन पतली पतली गलियों में गाड़ी मोड़ते मोड़ते। कोई बात नहीं दीदी, अब मेरे लिए इतनी परेशानी तो झेल ही सकती हो ना तुम। आओ मेरे साथ अंदर चलो, मेरे कमरे में बैठकर बातें करते हैं। सीता माला को अपने कमरे में ले जाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही सीता के सास ससुर उसे मिल जाते हैं। अरे ये तो माला बिटिया है ना? जी नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटी। सीता, खूब अच्छे से ख्याल रखना दीदी का, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जी माँ जी। इसके बाद सीता माला को लेकर अंदर जाती है। अंदर जाते ही माला सीता से कहती है, सीता सच सच बता,
तू यहाँ खुश तो है? हाँ दीदी, मैं बहुत खुश हूं, सब बहुत अच्छे हैं। पता नहीं, मुझे तो यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये क्या, तेरे कमरे में एसी नहीं है? उफ, कितनी गर्मी है। रुको दीदी, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज जल्दी लेकर आ। सीता तुरंत माला के लिए ठंडा पानी लेकर आती है, जिसका एक घूंट पीते ही माला फौरन उसे बाहर थूक देती है और गुस्से से कहती है, क्या है ये? तेरे घर में आरओ भी नहीं है क्या? नहीं दीदी, लेकिन आप चिंता मत करो, यहाँ पानी का टीडीएस बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पानी फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। तू बहुत भोली है सीता, तुझे कुछ नहीं पता। देख, बुरा मत मानना, पर मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी, वो मुझे। कोई बात नहीं दीदी, आप आई वही मेरे लिए बहुत है, मैं सब समझती हूँ। अरे बाप रे, तू मुझे आप कहकर बुला रही है? पहले तो कभी इतनी इज्जत नहीं दी तूने। हाँ दीदी, पहले बात कुछ और थी शायद। ओहो, तो तुझे बुरा लग गया? मैंने तो पहले ही कहा था सीता, ये घर तेरे लायक नहीं है, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। चल, अब जो हो गया सो हो गया। कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना, समझी ना? नहीं दीदी, मुझे जो चाहिए सब है मेरे पास। चल फिर मैं चलती हूँ। और सुन, अगले हफ्ते मेरे घर में पार्टी है, इन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, इसलिए तू अभिजीत के साथ जरूर आना, ठीक है? सीता सिर हिलाकर हामी भर देती है। इसके बाद माला वहां से चली जाती है। सीता दुखी थी, उसे माला की बातें और उसका बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। वो पार्टी वाले दिन अपने पति अभिजीत के साथ माला के घर पहुंच जाती है। माला के घर की तरह उसकी पार्टी भी आलीशान थी, हालांकि वहां बहुत कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद सीता को नहीं थी। दीदी, मैं देख रही हूं जीजा जी बिल्कुल अलग खड़े हैं आपसे, हमसे मिलने भी नहीं आए। आंटी अंकल भी हमसे नहीं मिले। क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। तू देख तो रही है कितने मेहमान हैं, और सब हाई क्लास से हैं, तो बस बिजी हैं सब लोग। तो ये सब छोड़ना, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं बस अभी आती हूँ। माला वहां से चली जाती है। फिर काफी देर तक वो सीता को नजर नहीं आती। पूरी पार्टी में सीता और उसके पति को कोई पूछ तक नहीं रहा था। फिर अभिजीत ने सीता से कहा, सीता देखो प्लीज, तुम बुरा मत मानना, पर आप कुछ मत कहिए, मैं सब देख रही हूं और समझ भी रही हूं। मुझे आपके सम्मान की चिंता है। मैं बस एक बार दीदी से मिलकर आती हूं, फिर चलते हैं यहां से। ठीक है, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूं। सीता सीधे माला के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन अचानक दरवाजे के पास ही रुक जाती है, क्योंकि अंदर माला और उसका पति रितेश थे और उनके बीच झगड़ा चल रहा था। मेरी बहन आई है, एक बार मिल लेंगे उससे तो क्या घट जाएगा? घटेगा, बहुत कुछ घटेगा। तुम्हें तो किसी तरह बर्दाश्त कर रहा हूं, अब तुम्हारे पूरे खानदान को भी करना पड़ेगा क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा ही था तो मुझसे शादी क्यों की आपने? बेवकूफ था। मुझे एक स्मार्ट पत्नी चाहिए थी, जो मेरे घर के साथ साथ मेरे काम में भी मेरी मदद करे। अरे एक से एक लड़कियां लट्टू थी मुझ पर, लेकिन मैंने तुमसे शादी कर ली, जिसकी ना कोई क्लास है और ना ही कोई स्टैंडर्ड। इतना कहकर रितेश गुस्से में कमरे से निकल जाता है और माला रोने लगती है। ये देखकर सीता फौरन उसके पास जाती है और गुस्से से कहती है, क्या दीदी, इतना सब कुछ झेल रही हो और एक बार मुझे बताया भी नहीं? क्या इतनी पराई हो गई हूं मैं? सीता तू, नहीं बहन, ऐसा नहीं है, बस मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी, ये फर्क सोच का है जो इतनी आसानी से नहीं बदलेगा। अब तुम्हें समझ में आया ना कि पैसों के अलावा बहुत कुछ है जो एक खुशहाल जिंदगी के लिए जरूरी है। माला के पास सीता के सवाल का जवाब नहीं था। वो रोते हुए सीता के गले से लग जाती है और इसी के साथ दोनों बहनों के बीच की दूरियां भी खत्म हो जाती हैं।